हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय अथॉरिटी, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। जब भी हम भारत के संघवाद को स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो कुछ अप्रोचेस, कुछ दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं। वो किस प्रकार के दृष्टिकोण, हमारे सिलेबस में 3 टाइप के दृष्टिकोण या फिर अप्रोच हम कह सकते हैं मेंशन। एक तरीका होता है जिस आधार पर, जिसका बेसिक मान के हम उस चीज़ को अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। द स्टडी ऑफ इंडियन फेडरलिज्म कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। इसे अलग अलग तरीके से स्टडी किया जा सकता है। जब बनाया ही इतना वाइडली है, हमने देखा लास्ट वीडियो में हिस्ट्री कवर किया इसकी, तो इतना वाइडली जब इसको बनाया गया इतनी डिबेट्स के बाद, तो स्टडी करने का जो मल्टीपल अप्रोचेस हमने एंगल्स, अलग अलग एंगल्स से इसे स्टडी करने के अप्रोच अपनाए हैं। स्कॉलर्स जितने भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो हैं, यानी वो शिक्षाविद, संविधानविद जो लोग होते हैं, जो जानकार होते हैं, वो कहते हैं हैव यूज डिफरेंट मेथड। उन्होंने अलग अलग तरीके के मेथड्स को यूज़ किया समझने के लिए हाउ इंडियाज फेडरल सिस्टम वाज डिज़ाइंड, कैसे इसे बनाया जाए। उस चीज़ को जब उन्होंने बनाने में इतनी स्टडी की है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, अलग अलग एंगल से हर चीज़ बढ़िया से देखी कि ये अगर रखें तो सही होगा, वो अगर रखें तो कैसे सही होगा। ओके, वाज डिज़ाइन, हाउ इट्स फंक्शन, कैसे काम करेगा, एंड हाउ इट्स इवॉल्व्ड ओवर टाइम, और टाइम के अकॉर्डिंग कैसे इवॉल्व होगा, ये चीज़ भी उसमें देखी गई थी। ओके, उसके बाद हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले ब्रॉडली ये 3 अप्रोच है इसकी। पहली है लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, दूसरी एम्पिरिकल अप्रोच, तीसरी है मिक्स अप्रोच। तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बात करेंगे, जबकि यहाँ कहेंगे ईच अप्रोच ब्रिंग्स यूनिक पर्सपेक्टिव। सबका अपना अपना देखने का नज़रिया है, अलग अलग यूनिक है। टू अंडरस्टैंडिंग अ सेंटर स्टेट रिलेशन, जिससे हमें पता चलता है सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस इंडिया के अंदर कैसे हैं। इन सब से पहली अप्रोच का नाम होता है लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, वैधानिक संगठन के ऊपर जो इंस्टीट्यूशन के लिए दृष्टिकोण होता है वो। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन द फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ये सिर्फ ऊपर ऊपर के ढांचे की बात करता है, जिसमें फॉर्मल डिज़ाइन कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे हुई है उसकी। इंडियन फेडरलिज्म एंड द रोल ऑफ जुडिशरी, इंडिया के फेडरलिज्म और उसका जुडिशरी का क्या रोल है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होता है, इंटरप्रिटिंग इन सेंटर स्टेट रिलेशंस को कैसे इंटरप्रेट करती है जुडिशरीज, इस सब की बातें करता है ये। सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। लीगल में सबसे पहले संविधान, लीगल जहां आ गया वहां आप समझ जाइए कॉन्स्टिट्यूशन तो आएगा ही। लीगल यानी वैधानिक, और वैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ लेज आउट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, अपने आप में ही एक तरीके से वी कैन से दैट फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को बयां करता है। फॉर एग्जाम्पल डिवीजन ऑफ पावर्स हमारे यहाँ दी हुई है, ठीक है। 7th शेड्यूल आप जब भी पढ़ेंगे स्केड्यूल, उसमें आप यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट की बात करेंगे। आर्टिकल 245 से 263 ये हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे इन आर्टिकल्स को, जिसमें क्या क्या है, वैधानिक, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस दिए गए हैं सेंटर स्टेट के बीच में। ओके, वैसे यहाँ 293 होगा क्योंकि आपके यहाँ पे सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस तक है ना, इसीलिए। ओके, उसके बाद सिटीजनशिप विद यूनिफाइड जुडिशरी, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता की बात की गई है, लेकिन जो जुडिशरी है ना वो पूरी एक ही है। सिंगल सिटीजनशिप और यूनिफाइड जो जुडिशरी है वो सब यूनिफाइड है, एक ही है। अनलाइक द यूएसए में क्या है, इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है। इंडिया में कॉमन कोर्ट, लाइक इंडिया में तो सिंगल कोर्ट होता है, लेकिन यूएसए के अंदर कोर्ट सिस्टम भी अलग अलग है वहाँ पे तो। ओके, और स्ट्रेंथनिंग सेंट्रल यूनिटी, इंडिया के अंदर ये चीज़ किसको मजबूत करती है, किसको इंपॉर्टेंस देती है, जो सेंटर की यूनिटी होती है उसको देती है। कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं हमारे यहाँ पर, जिसको हम कह सकते हैं जब इमरजेंसी लगती है उस टाइम 352, 356 और 360 अलाउ द सेंटर। ये सब किस चीज़ को अलाउ करती है, सेंटर को अलाउ करती है एज्यूम ग्रेटर पावर ओवर स्टेट ड्यूरिंग क्राइसिस। जब ऐसी आपदा आ जाती है तो आप स्टेट के ऊपर अपनी पावर्स को और ज़्यादा डोमिनेट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दस कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक तौर पे इंडिया इज अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स। संविधान तौर पे इंडिया फेडरेशन है, लेकिन साथ में सेंटर को स्ट्रॉन्ग लिए हुए चलता है। फीचर्स इसके ऐसे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशंस देखते हैं, विच इज़ ऑल्सो लीगल में आती है। जहाँ लीगल आती है वहाँ आप देख लीजिए जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, यही सब बातें आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी सबसे हाई कोर्ट जो होती है, जिसे हम कहते हैं, हैज़ प्लेड अ
क्रिटिकल रोल, बहुत यहाँ पे क्रिटिकल रोल प्ले करती है शेपिंग इंडियन फेडरलिज्म को, संघवाद ढांचे को शेप करने में बाय इंटरप्रिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि व्याख्या करती है। व्याख्या करने का काम क्या है, किसका है? संविधान की व्याख्या कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट करेगी। थ्रू लैंडमार्क जजमेंट, अलग अलग जजमेंट होते हैं जिसे हम केस कहते हैं, वो हम देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं हमारे फेडरलिज्म पर। उसमें से एसआर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है 1994 के अंदर ही आया था, उसमें क्या कहा गया है, कंटेक्स्ट देखते हैं इसका। आर्बिटरी डिसमिसल, डिसमिसल होता है यानी कि मनमाने तरीके से खत्म कर देना। डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स बाय द सेंटर यूजिंग, कि जो 356 लगाया जाता है प्रेसिडेंट रूल, इसमें क्या होता है, मनमाने तरीके से जो सेंटर है ना वो खत्म कर देता है किस चीज़ को, सेंटर्स की अथॉरिटी, स्टेट्स की अथॉरिटी को सेंटर ऐसा करता है। रूलिंग करता है, प्रेसिडेंट रूल सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, जो प्रेसिडेंट रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट है जुडिशियल रिव्यू का। सेंटर कैन नॉट डिसमिस, सेंटर के पास ऐसी अथॉरिटी है कि वो हमेशा अपने खुद के राजनीतिक मुद्दों पर नहीं लगा सकती इमरजेंसी, सिर्फ बाहर से आक्रमण होने पर ही ऐसा हो सकता है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट होने पर होता है। आपकी मर्जी आई, आप पॉलिटिकल अपने खुद के उसके लिए, सुख के लिए, वी कैन से दैट पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए आप चाहते हो कि आप स्टेट पे कंट्रोल कर लो, नेशनल इमरजेंसी लगाकर, प्रेसिडेंट रूल लगाकर, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये केस आने के बाद ये लैंडमार्क जजमेंट बनता है। इसका इम्पैक्ट क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंस डालता है स्ट्रेंथन स्टेट ऑटोनॉमी, ये स्टेट को अपनी ऑटोनॉमी देने की कोशिश करता है टू मेड फेडरलिज्म मोर डेमोक्रेटिक, ताकि जो फेडरेशन है वो डेमोक्रेटिक तो लगे, अमेरिका जैसा नहीं हो सकता, कम से कम थोड़ा तो लगे, ठीक है, वरना सेंटर तो बहुत ज़्यादा आर्बिटरीली मनमाने तरीके से डिसमिस कर सकता है हर चीज़ को, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसके खिलाफ केस आया। फिर एक केस आता है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑन बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है ये, लेकिन इसमें ये किस चीज़ की बात करता है, कंटेक्स्ट देखते हैं। लिमिट्स द पार्लियामेंट पावर, यानी पार्लियामेंट की पावर को लिमिट करने की बात करता है। टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हमेशा पार्लियामेंट जब चाहे तब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती है, बदल नहीं सकती है। रूलिंग कैसे करता है ये, इंट्रोड्यूस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर बताया जाता है पार्लियामेंट के नॉट अल्टर, छेड़छाड़ नहीं कर सकती है बेसिक स्ट्रक्चर के साथ, फ्रेमवर्क के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, इंक्लूडिंग फेडरलिज्म को भी वह इधर उधर छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। इम्पैक्ट क्या मिलता है देखने का, फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया वाज प्रोटेक्टेड, जो इंडिया का संघीय ढांचा है वो कैसे भी करके प्रोटेक्ट हो जाता है, उसकी सुरक्षा होती है एज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये बेसिक फीचर है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, इंपॉर्टेंट है। ओके, वी कैन से दैट एक बेसिक फीचर्स यानी होता है बहुत ही मूलभूत तरीके से जो विशेषता होती है वो है। दस वी कैन से दैट Thus, the judiciary through such decisions ensured, जो जुडिशरी होती है, जो हमारी न्यायपालिका है, through such decisions ensured that federalism remains a living and dynamic principle। इससे ये पता चलता है हमारी डिसीजन से कि हमारा जो फेडरलिज्म है, संघवाद, वो एक लिविंग यानी जीवंत सिद्धांत है, ऐसा सिद्धांत जो मरा नहीं है, ठीक है, मरा नहीं है, जीवंत है, जिंदा है। ओके, हमने एक अप्रोच क्लियर कर ली है बहुत अच्छे से। अब हम दूसरी अप्रोच की बात करते हैं जिसका नाम है इम्पीरिकल अप्रोच। इम्पीरिकल का मतलब क्या होता है, विच इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, अनुभव। ओके, ये होता है इम्पीरिकल का मतलब, यानी कि दिस इम्पीरिकल अप्रोच मूव बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट टू एग्जामिन, यानी टेक्स्ट से परे, कोई चीज़ कहते हैं ना कि थ्योरी में ना हो, सिर्फ थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर और टेक्स्ट से परे होकर बात करता है, एग्जामिन करता है, देखता है, निरीक्षण करता है कि कैसे फेडरलिज्म वास्तव में प्रैक्टिस में काम करता है। फेडरल एम्पिरिकल अप्रोच हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से सोचता है कि मतलब प्रैक्टिकली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या आपका फेडरलिज्म खाली आपके पन्नों में ही सीमित है, इस चीज़ की स्टडी करना, ये कहलाता है एम्पिरिकल अप्रोच। तो इट स्टडीज रियल लाइफ पॉलिटिकल, यानी वास्तव में क्या पॉलिटिकल, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इंटरेक्शंस बिटवीन स्टेट और सेंटर का हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ की बात करता है। अब प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ फेडरलिज्म, यानी प्रैक्टिकल में जैसे फेडरलिज्म कैसे काम करता है। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर दिया हो, कॉपी पेस्ट कर दिया हो कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, क्या वास्तव में संघवाद काम कर रहा है वैसे, ये चीज़ देखता है। एक्चुअल प्रैक्टिस है या नहीं है, या ओनली पन्नों में सीमित रह गया है, ओनली डेविएट्स है। ओके,
एग्जाम्पल देखते हैं, ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स, पहले के सालों में 1950 से 60 के सालों में कांग्रेस डोमिनेटेड बोथ सेंटर और स्टेट। कांग्रेस इतनी मजबूत थी कि वो सेंटर और स्टेट दोनों पर जो है राज करती थी। उसका रिजल्ट क्या निकला कि हमारा जो फेडरलिज्म था ना वो सेंट्रलाइज्ड हो गया था। संघवाद जो तो सिर्फ सेंटर के चारों ओर एक्सेलरेट यानी घूमने लगा था। इन प्रैक्टिस में, जब वास्तव में प्रैक्टिस की बात की गई तो कहाँ घूमने लगा था संघवाद? सेंटर की ओर, क्योंकि कांग्रेस बहुत डोमिनेट करती थी। कहाँ पर? सेंटर में भी और स्टेट में भी, उसी का कारण था ये। लेकिन 1967 के अंदर क्या हुआ था, एंड पर्टिकुलरली आफ्टर 1989 जब कांग्रेस राज खत्म होता है तो रीजनल पार्टीज जो होती है, जो हम कह सकते हैं ऐसी जो पॉलिटिकल पार्टीज, राष्ट्रीय दल जो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट से आते हैं, रीजन से आते हैं, ना कि नेशनल, तो वो यहाँ पर फेडरल लैंडस्केप को चेंज कर देते हैं। तब क्या है, पावर वास्तव में प्रैक्टिस में देखने को मिलती है कि नहीं, स्टेट्स को भी अथॉरिटी दी जा रही है। ठीक है, तो ये कब देखने को मिला हमें? कांग्रेस राज जब खत्म हुआ तब। अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या रहा हमारा। इंडियन फेडरलिज्म हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड टू मोर कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। पहले कैसा था? बहुत सेंट्रलाइज था। बाद में कैसा हो गया? सहयोगी संघवाद बना, मिलके काम किया लोगों ने, सेंटर स्टेट ने मिलके। बाद में अब है ना कॉम्पिटिटिव है, स्पर्धा है एक दूसरे के बीच में। अब स्टेट चाहता है हम सेंटर से अच्छा काम करें और सेंटर चाहता है स्टेट को मैं कंट्रोल, तो ऐसे चल रहा है। कॉम्पिटिटिव स्पर्धा बहुत हो चुकी है अभी फिलहाल, तो बेस्ड ऑन पॉलिटिकल रियलिटी, और यही वास्तव में पॉलिटिकल रियलिटी है आज की। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उनके रोल, कोलिएशन पॉलिटिक्स और रीजनल डिमांड्स क्या क्या उठती है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती हैं? तो राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, यानी जो रीजनल पार्टीज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से बिलोंग करती है, ऐसी पार्टीज का जो है उदय होता है। लाइक डीएमके, इस फुल फॉर्म है द्रविड़ मुनेत्र कजागम, ये जो है तमिलनाडु की पार्टी है। अकाली दल कहाँ की है? पंजाब की है। हैज़ स्ट्रेंथेंड स्टेट ऑटोनॉमी, इन पार्टीज़ ने क्या किया? स्टेट की ऑटोनॉमी को बहुत मजबूत किया है। रीजनल पार्टीज़ जो होती है, जो किसी पर्टिकुलर स्टेट की होती है, रिप्रेजेंट करती है लोकल एस्पिरेशन, यानी वहाँ के जो लोकल लोग रह रहे हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं को, कि वो क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड्स क्या है सरकार से। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी डिमांड को, गवर्नेंस और रिसोर्स पाना चाहते हैं। तो ये चीज़ दिखाती है लोकल लोगों की एस्पिरेशन को। ठीक है, रीजनल पार्टी क्या रिप्रेजेंट करती है? लोकल लोगों को। ओके, इजी लैंग्वेज में समझे तो। फिर आती है कोलिएशन की गवर्नमेंट, यानी गठबंधन की सरकार। ठीक है, सिंस 1989 कोलिएशन गवर्नमेंट एट द सेंटर, लाइक यूनाइटेड फ्रंट, एनडीए, यूपीए, ये सब आती हैं। सेंटर में किनका राज होता है? यूपीए का, एनडीए का, जो आप कह सकते हैं कि कोलिएशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। ये किस चीज़ को बढ़ाती है? इंक्रीज्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेट्स, ये स्टेट के इन्फ्लुएंस को बढ़ाती है ऑन नेशनल पॉलिसीज, राष्ट्रीय जो नीतियाँ होती हैं उस पर स्टेट की डिमांड को बढ़ाती है, इन्फ्लुएंस करती है स्टेट्स को। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। रीजनल पार्टीज लाइक टीडीपी, डीएमके, शिवसेना, ये सब कहाँ की हैं? रीजनल पार्टीज है, क्षेत्रों की पार्टी है, क्षेत्रीय दल है। हैव हेल्ड इम्पोर्टेंट कैबिनेट पोर्टफोलियोज एट द यूनियन लेवल्स। आज इन पार्टीज ने क्या हेल्ड कर रखा है? किस चीज़ को ग्रैब कर रखा है? बड़े बड़े पोर्टफोलियो, सेंटर कैबिनेट के बड़े बड़े डिपार्टमेंट को टेक ओवर कर रखा है। कारण क्या है इसका? क्योंकि स्टेट डोमिनेंट हो गया है, क्योंकि वहाँ के लीडरशिप के वजह से ऐसा हुआ है। स्ट्रॉन्ग लीडर मेक द स्टेट मोर पावरफुल। ओके, तो हम ये बात जानते हैं। तो कैबिनेट पोर्टफोलियोज पर किनका कब्जा है आज? ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पार्टीज जो रीजनल क्षेत्रीय दल हैं एट द यूनियन लेवल, सेंटर के अंदर। अब रीजनल डिमांड्स देखते हैं। जो रीजनल डिमांड्स होती है, क्षेत्रीय जो हमारी डिमांड्स होती है, डिमांड फॉर ग्रेटर फाइनेंशियल डिवोल्यूशन, यानी जो क्षेत्रीय दल वो डिमांड करते हैं कि हमें और अच्छी पावर दो, फाइनेंशियल हमारे पास, हमें आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए। एग्जाम्पल, स्पेशल स्टेटस डिमांड फॉर बाय आंध्र प्रदेश बाय ब्यूफिक्रेशन। वो कुछ जो पार्टीज़ होती है ना जो कि रीजन से बिलोंग करती हैं, वो क्या कहती हैं? हमें और हमारे जो एरिया है उसको और हम विस्तार से बना पाएँ। जैसे आंध्र प्रदेश ने बाद में अपनी अलग डिमांड की थी कि हमें अलग स्टेटस दिया जाए। ओके, मूवमेंट्स फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक, ऐसे आंदोलन चलाए गए कि हमें भाषाई आधार पर अलग कर दिया जाए। एथनिक, हमारी रीजनल आइडेंटिटी को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। जैसे तेलंगाना को भाषाई, तो 2014 में अलग हो गया तेलंगाना। ओके, उसके बाद हम देखते हैं 10 एम्पिरिकली, यहाँ पर देखने को मिलता है प्रैक्टिकली इंडिया हैज़
मूव्ड टुवर्ड ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन। अब वास्तव में इम्पीरिकली देखा जाए डिसेंट्रलाइज तरीके की ओर इंडिया मूव कर रहा है, इवन दो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इट रिमेन सेंट्रलाइज। लेकिन संविधान में तो ये सेंट्रल है, सेंटर को इंपॉर्टेंस दी गई है, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखें तो आज संविधान से भी ज़्यादा परे उठकर हमने स्टेट्स को, उनके आंदोलन हुए हैं इतने, उस हिसाब से हमने पावर्स दी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हमने पावर बिल्कुल नहीं दी और सेंटर को बहुत स्ट्रांग बनाए रखा है। नहीं, हमने ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात की है। वास्तव में बड़े तौर पे हमने विकेंद्रीकरण को भी अपनाया है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। ओके, नेक्स्ट अप्रोच आ जाती है जो कि थर्ड अप्रोच है, मिक्स्ड अप्रोच जिसे कहा गया है। मिक्स्ड का मतलब होता है ब्लेंड, ओके, मिश्रित। द मिश्रित अप्रोच यानी मिश्रित दृष्टिकोण को अपनाया गया है। कंबाइंस द इनसाइट्स ऑफ, ये किस चीज़ का इंसाइट लेके अपने अंदर चलता है, कंबाइन करके बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक एनालिसिस एंड एम्पिरिकल पॉलिटिकल बिहेवियर। वास्तव में राजनीतिक व्यवहार को जो अनुभविक है, एक्सपीरियंस्ड है, प्रैक्टिकल है, ठीक है, व्यवहारिक हम कह सकते हैं राजनीतिक व्यवहार लेकर, और कॉन्स्टिट्यूशन को यानी संवैधानिक एनालिसिस को लेकर चलता है। मिक्स्ड है दोनों। इट रिकग्नाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर यानी संवैधानिक जो स्ट्रक्चर है प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क, एक मूलभूत ढांचा तैयार करके देता है। बट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फोर्सेस, जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो शक्तियां हैं, मॉडिफाई करती हैं, बदलती हैं हाउ दैट फ्रेमवर्क फंक्शन इन रियलिटी, कि वास्तव में कैसे काम करती हैं, ये इस चीज़ को चेक देती है, रियलिटी चेक। हम देखते हैं कॉम्बिनेशन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का और इंपीरिकल फंक्शनिंग का, दोनों मिलके कैसे काम करते हैं। एग्जाम्पल 1 में देखते हैं। एग्जाम्पल से क्या होता है, क्लियर हो जाता है हमारे डाउट्स। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, संवैधानिकता के तौर पे हम देखें तो सेंटर हैज़ रेसिड्यूरी पावर्स। सेंटर के पास कौन सी पावर है, रेसिड्यूरी, और रेसिड्यूरी पावर कौन से आर्टिकल में है, 248 में। ये कौन सी पावर होती है, जो पहले नहीं बनी हुई है, संविधान में नहीं थी, लेकिन अब उस पर अगर कोई नई पावर ऐसे इमर्ज हो जाए, तो जैसे एआई तो अभी तुरंत नया बना है, वो किसके साथ जाएगा, सेंटर के साथ जाएगा। तो ऐसी पावर जो नई होगी, जो संविधान में मेंशन नहीं है, वो ऐसे सब्जेक्ट्स, वो अपने आप सेंटर उन पर लॉ बनाएगा। ये कौन सी पावर है, रेसिड्यूरी पावर। ये एग्जाम्पल हमने देखा। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, संवैधानिकता, सेंटर हैज रेसिड्यूरी पावर्स इन प्रैक्टिस, लेकिन वास्तव में व्यवहार के तौर पे देखा जाए, संविधान में तो ये बात कह दी। हाउएवर ड्यू टू कोलिएशन गवर्नमेंट्स, जब से हमारी कौन सी गवर्नमेंट आई है, गठबंधन की सरकार आई है, एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट्स, और स्टेट जो है वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, यानी राज्य जो है और मजबूत होते जा रहे हैं। इवन सेंट्रल लेजिस्लेशन, जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है यानी केंद्र का जो वैधानिक तत्व है, ऑफन नीड स्टेट सपोर्ट। किसकी ज़रूरत है, सेंटर को भी स्टेट की सपोर्ट है। देख लीजिए कि सेंटर मजबूत होते हुए भी आज स्ट्रॉन्ग ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो सेंटर को ज़रूरत है, क्योंकि कोलिएशन गवर्नमेंट है ना। अगर कोलिएशन गवर्नमेंट नहीं होती, एक पार्टी का शासन होता, तो सेंटर अपनी मनमर्जी के हिसाब से चलती, लेकिन गठबंधन की सरकार है, कभी भी सरकार टूट सकती है। तो सरकार को किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, मजबूत राज्यों पर डिपेंड रहना पड़ेगा एक राष्ट्र को। गॉट इट। एग्जाम्पल 2 समझते हैं। संवैधानिकता तौर पर तो ड्यूरिंग इमरजेंसी यूनियन बिकम्स ऑल पावरफुल, कि बिल्कुल यूनियन जो है पावरफुल बन जाती है। लेकिन प्रैक्टिस में जब SR बॉम्बई का जजमेंट आया, उसमें कहा गया, इम्पोज किया गया कि नहीं, थोपी जा रही है, प्रेसिडेंट पावर नहीं थोप सकते आप स्टेट्स के ऊपर ऐसे जब मन किया। तो ये क्या है, जुडिशियल स्क्रूटिनिटी होगी। पहले जुडिशरी देखेगी कि वास्तव में स्टेट इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंट रूल लगाने का आपके पास अधिकार था कि आपने अपनी मनमर्जी से आर्बिट्ररी रूप से ये लगाया है, ये देखा जाएगा। दस फेडरलिज्म इज नॉट स्टैटिक, इसीलिए कहा जाता है फेडरलिज्म जो है वो स्थिर नहीं है, बट अ डायनेमिक एंड इवॉल्विंग रियलिटी, समय के साथ बदलता जैसी परिस्थितियां वैसा उसको ढलना पड़ेगा। ओके, स्टैटिक नहीं है तो बदलता रहेगा। एनालिसिस ऑफ सेंटर स्टेट पॉलिटिकल डायनेमिक्स, हम किस चीज़ को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, जो केंद्र और राज्य के संबंध है उसको, कि वो डायनेमिक है, बहुत व्यापक है। सम की एस्पेक्ट देखते हैं करंट स्टेट रिलेशंस के, लाइक फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन आती है जिसमें रेगुलर डिवोल्यूशन ऑफ फंड स्टेट्स, यानी कि रेगुलर डिवोल्यूशन जो होता है ऑफ फंड्स का। एग्जाम्पल 15th फाइनेंस कमीशन इंक्रीजिंग स्टेट शेयर 41% ऑफ द डिविजिबल पूल के रूप में 41% बढ़ा दिया गया है, 15th कमीशन ने बढ़ाया। जीएसटी काउंसिल क्या होती है, अ बॉडी, एक जीएसटी काउंसिल है, ये बॉडी वेयर बोथ सेंटर एंड स्टेट पार्टिसिपेट इक्वली, जहाँ सेंटर हो चाहे स्टेट उसको इक्वल पार्टिसिपेट करना पड़ेगा
किस चीज़ को फ्रेम करने के लिए? इनडायरेक्ट टैक्स पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। ये हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अगर डेफिनेशन पूछे तो एग्जाम्पल दे सकते हैं जीएसटी काउंसिल की, जहाँ सेंटर भी स्टेट भी दोनों को इक्वल काम करना पड़ेगा, सहयोग एक दूसरे को देना पड़ेगा, तभी अच्छे से ये काम हो पाएगा इक्वली। इंटर स्टेट काउंसिल देखते हैं जो अंतर राज्य संबंध में होती है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन, ये एक संगठनात्मक मैकेनिज्म है, किस चीज़ के लिए? सहयोग के लिए, कोऑर्डिनेशन, समन्वय बैठा के काम करेगा बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, आर्टिकल 263 के साथ। ठीक है, फिर आता है 10 द मिक्स्ड अप्रोच। मिक्स्ड मतलब मिला जुला रूप, सेंटर भी स्ट्रांग है, स्टेट भी स्ट्रांग है, दोनों अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो दिस अप्रोच मोस्ट रियलिस्टिक पिक्चर है आज के भारत की, मोस्ट रियलिस्टिक। जैसे हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई जाती है ना, वैसी हमारे यहाँ मिक्स्ड अप्रोच है किस चीज़ की? फेडरलिज्म की। ओके, तो ये रियलिस्टिक पिक्चर दिखाती है। अ कॉन्स्टिट्यूशन स्केलेटन एनिमेटेड बाय अ पॉलिटिकल सोशल लाइफ, यानी कि, और ये पिक्चर क्या है? ये एक पिक्चर है ना, स्केलेटन है, जिसमें मतलब कह सकते हैं ना, बाहर से ऊपर से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा है और रियल में पॉलिटिकल सोशल लाइफ है। समरी टेबल अप्रोच को याद करने के लिए बहुत आसान है। फोकस एरिया एलिमेंट्स, लीगल इन इंस्टीट्यूशन देखते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होगी, जहाँ लीगल होगा वहाँ जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों आएगा, डिवीजन ऑफ पावर्स होगी, इमरजेंसी प्रोविजंस होंगे, सुप्रीम कोर्ट होगी, एसआर बॉम्बे का केस और केशवानंद भारती विजय स्टेट ऑफ केरला का केस। इंपीरिकल के अंदर प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ फेडरलिज्म देखा जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज, कोलिएशन की गवर्नमेंट, ठीक है, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज होती है पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट 1989 के बाद। मिक्स्ड में सिंथेसाइज ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों मिलके चलेगी, काम करेगी, इंटरेक्शन होगा लीगल स्ट्रक्चर पॉलिटिकल रियलिटीज़ के साथ। जीएसटी काउंसिल, फाइनेंस कमीशन एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के एग्जाम्पल हैं। कंक्लूड करते हैं इस क्वेश्चन को। टू फुल्ली अंडरस्टैंड, हमने आज समझ लिया है इंडियन फेडरलिज्म को। वन कैन नॉट रिलाई सोली ऑन कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट। बिल्कुल, जो इंडिया का फेडरलिज्म है ये केवल संवैधानिक टेक्स्ट पे रिलाई नहीं कर सकता, इसको आने वाले प्रैक्टिस के साथ इवॉल्व होना पड़ेगा, जैसी परिस्थितियाँ वैसा ढलना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में थोड़ा स्टेट को पावर देनी ही पड़ेगी। हॉलिस्टिक व्यू क्या कहता है? स्टडिंग बोथ लीगल फ्रेमवर्क्स, कि बिल्कुल हॉलिस्टिक व्यू तो कहता है आप लीगल फ्रेमवर्क को स्टडी करो और एक्चुअल वर्किंग जैसा चल रहा है उसको भी स्टडी करो। रिवील्स हाउ इंडियाज फेडरलिज्म हैज़ बीन रीशेप्ड, कैसे बना है इंडिया का, रीशेप हुआ है। कंटिन्यूसली टू मीट चैलेंजेस, नए आने वाले चैलेंजेस को मीट किया है। होल्डिंग टुगेदर वास्ट डाइवर्स नेशन की बात की गई है। तो इसी के साथ हमने किसको पढ़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट 3 अप्रोचेस पढ़ी है स्टडी करने की फेडरलिज्म को, मिक्स्ड, इंस्टीट्यूशनल, लीगल एंड एक और है 1 मिनट empirical. Yes, thank you so much for watching this video.